हम ट्यूटोरियल 3 पर आए हैं और आपसे लीनियर वेक्टर स्पेस पर कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और पिछले 2 ट्यूटोरियल में 1 और 2 आप पहले से ही एक बॉक्स में पार्टिकल पर कुछ समस्याएं देख चुके हैं और ऐसी कई समस्याएं थी जिनमें आप एनर्जी, इजेन वैल्यू, वेव फंक्शन आदि का पता लगाते हैं। मुझे आशा है कि आपने पहले ही उन समस्याओं का स्वयं परीक्षण किया है, लेकिन यदि आपने कोशिश नहीं की है तो कृपया वापस जाएं और इसे कम से कम एक बार आजमाएं और यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसलिए अब तीसरे ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे जिसमें आपको लीनियर वेक्टर स्पेस के आधार पर कुछ समस्याएं हैं। और आइए हम पहली समस्या से शुरू करें। तो पहली समस्या में, और यहाँ ये सभी गणित उन्मुख समस्याएं हैं जहां आपको कुछ चरणों को हल करना है। और हम पहली समस्या से शुरू कर सकते हैं जो कहता है कि आपको 2 नॉर्मलाइज्ड किट दिए गए हैं और इन किटों की कुछ परिभाषाएं एक नए किट के टर्म्स में दी गई है, इसलिए हमें इसके नॉर्म्स का पता लगाना होगा। 2 किट्स, तो पहला किट x है और दूसरा w है, इसलिए आपको नॉर्म्स निर्धारित करना होगा ताकि हम जान सकें कि नॉर्म्स सिर्फ एक रिकैप है। नॉर्म्स 1 को वेक्टर कहते हैं। x पर x के स्क्वायर रूट द्वारा दिया जाता है जिसे नॉर्म्स x के रूप में भी दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमें इन वेक्टर x और w के नॉर्म्स का मूल्यांकन करना होगा और हम जानते हैं कि x नॉर्मलाइज्ड आइगन किट्स v1 और v2 के टर्म्स में v1 प्लस 2 माइनस 3i है, तो यह v1 और v2 के टर्म्स में पहला एक है। अब इस ऑर्डर का मूल्यांकन करने के लिए हमें x पर x करके प्रारंभ करना होगा, तो यह सिर्फ सरल होगा। उदाहरण के लिए सिर्फ एक उदाहरण, मैं इसे पूरी तरह से हल कर दूंगी, दूसरों को मैं स्टेप्स के बीच नहीं दूंगी। तो यहाँ यह एक किट x है। अब आपको x की ब्रा की गणना करनी है। यह x की ब्रा है, तो ब्रैकेट नोटेशन में इस तरह से नॉर्म्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो अब किट ब्रा बन जाएगा यह नॉर्मलाइजेशन या यह नंबर रहेगा जैसा कि यह है, और जटिल संख्या एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा जिसे आपको लिखना है। तो 2 माइनस 3i प्लस 3 बन जाएगा i। इस ब्रा का टाइम्स है, यह पहला टर्म है, और दूसरा टर्म 2v1 प्लस 2 माइनस 3i v2। ठीक है, अब इसका मूल्यांकन करना बहुत आसान है। यह मुझे 4 v1 देगा। मुझे गणना करने दे। यह शब्द तो हम क्रॉस टर्म्स लिखते हैं। स्क्वायर टर्म मुझे देगा, यह मुझे 2 प्लस 3i गुणा 2 माइनस 3i देगा। मैं बस खुद को माइनस और माइनस प्लस तो 4 प्लस 9 दूंगी, वह 13। v1 v2 पर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड आइगन किट्स हैं, तो इस का नॉर्म्स 1 होगा। ठीक, और फिर क्रॉस टर्म्स 2 इंटू 2 प्लस 3 होंगे i। ये इसके साथ मुझे v1 प्लस इस पर मुझे v1 v2 देगा। ठीक है, हमें डेटा में यह भी दिया गया है कि v1 पर v2 और कुछ नहीं बल्कि i/2 है, और इसलिए v1 और v2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा यह -i/2 होगा, इसलिए मैं इसका उपयोग करूंगी। हमें x के लिए x पर गणना करना है, बस 4 प्लस 13 होंगे, इसलिए हमारे पास यह है। हमने यहाँ देखा है कि आपके यहाँ से 4 थे, यहाँ से 13, और फिर आपके पास अन्य टर्म्स है जो 4 माइनस 6 है i। यहाँ से एक टर्म है टाइम्स -i/2 प्लस हमारे पास
4 प्लस 6i इंटू आई बटा 2, तो यह केवल मुझे 23 देगा। आप यह सब जोड़ देंगे और आप प्राप्त करते हैं x का नॉर्म्स 23 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यह मुझे देगा यह परिणाम। ठीक है, इसलिए हमने x के नॉर्म्स की गणना की है जो अब 23 का स्क्वायर रूट होगा। यह वह है जो आप x के नॉर्म्स की गणना करके प्राप्त करते हैं। इसी तरह कोशिश w के नॉर्म्स की गणना इसी तरह से आप w के नॉर्म्स की गणना कर सकते हैं। प्रश्न का अगला भाग है w पर x के नॉर्म्स का मूल्यांकन करें ताकि x और w उसी तरह हो। हम x टर्म्स लेंगे जो कि 2v1 प्लस 2 प्लस 3i v2 है, पर हमारे पास w3 माइनस 2i के रूप में है और v1 प्लस 2 v2 ठीक है, तो इसका भी आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है। आपके पास v1 पर v1 मुझे 1 देगी, यह टर्म होगा। हमें इस मल्टीप्लाई 2 कोएफिशिएंट को 3 माइनस 2i से इंटू करना होगा। यहाँ मेरे पास 2 प्लस 3i है 2 और v2 पर v2, तो यह मुझे देगा, यह मुझे क्या देगा, यह मुझे 6 और 4 10 देगा और यह माइनस 4 और प्लस 6 है देगा, तो प्लस 2i है और क्रॉस टर्म्स मुझे देंगे। मुझे बस इनका मूल्यांकन करना है, इसलिए यह मुझे 4i बाई 2 यानी माइनस 2i देगा। क्या v1 v2 प्लस 2i है और शेष टर्म उसी तरह से मेरे पास 6 माइनस होंगे। मुझे 6 माइनस का मूल्यांकन करना होगा, यह प्लस 6 होगा। ठीक है, तो यह मुझे माइनस 6i प्लस 5 देगा। सरलीकरण पर मैं इसे प्राप्त करती हूँ। जब आप इसे और सरल करते हैं, जो आपको प्राप्त होता है वह है x पर w आता है b 25 बटा 2 माइनस 2। मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ रियल और इमेजिनरी भाग को जोड़ रहा हूँ। अब दूसरे भाग में आपको पता लगाने के लिए कहा गया है। ठीक है, यह और कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में से होगा जिसे आपने x और w की गणना की है, इसलिए यह बस हो सकता है। इस तरह से लिखा गया है, इसलिए यह की जांच करने के लिए एक अच्छा अभ्यास होगा। इसलिए इसे और की जांच करें, पता करें कि क्या आपको समान मिलते हैं। अब अगली समस्या में जो हमारे यहाँ है वह है कि आपको 3 आइगन केट दिए गए हैं। ठीक है, आपको 3 आइगन केट दिए गए हैं, वे हैं E1, E2 और E3। ठीक है, 3 आइगन केट आपको इस तरह दिए गए हैं कि आपको प्रत्येक आइगन केट पर एक दूसरे के साथ संबंध दिए गए हैं भले ही, और ग्राम-श्मिट प्रक्रिया का उपयोग करके आपको इन आइगन केट का एक ऑर्थोनॉर्मल आधार बनाना होगा। इसलिए इन 3 केट के ऑर्थोनॉर्मल सेट की ऑर्डर गणना करने के लिए ग्राम-श्मिट का उपयोग किया जाता है, जो प्रत्येक कंपोनेंट को ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में प्रोजेक्ट करेगा। तो अब शुरू करने के लिए हमारे पास पहले है, हम लिखना शुरू करते हैं। चलो, तो यह समस्या संख्या 2 है। मान लीजिए U1 केट, U2 केट और केट U3 ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल केट्स हैं। हमें इन केट के टर्म्स में आपको एक प्राप्त करना है, E1 E2 E3। U इन केट के टर्म्स में E1 E2 E3 और इसी तरह U3 के लिए। तो हम ग्राम-श्मिट द्वारा करना शुरू करते हैं। तो ग्राम-श्मिट प्रक्रिया के द्वारा जो
करता है वह अब है। आप अपने साथ एक बार फिर से शुरू करते हैं। बस एक टिप्पणी है कि आप इनमें से किसी के साथ शुरू कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप एक U2 U3 आइगन किट के 3 ऑर्थोगोनल सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि आप शुरू कर सकें। E1 या E2 या E3 के टर्म्स में आप एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपको अलग अलग सेट देगा। आइगन के तो मैं आपको एक के रूप में E1 मानक E1 के रूप में लिखकर शुरू करती हूँ, ठीक है। इसलिए हमने आपके द्वारा देखे गए नॉर्म्स की गणना की है। हमने पहले ही देखा है कि वेक्टर का नॉर्म्स क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ आइगन केट E1 के टर्म्स में शुरू कर दूंगी, इसलिए यह बस अब हमारे पास होगा। हमने दिया है कि E1 पर E1 कुछ और नहीं बल्कि 2 है। हमें E1 के नॉर्म्स की गणना करनी है, ठीक है। इसलिए यह और कुछ नहीं बल्कि E1 पर E1 का स्क्वायर रूट होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि √2, ठीक है। तो हमारे पास इसके रूप में 1 माइनस √2 E1 होगा, ठीक है। तो हमने आपको E1 के टर्म्स में प्राप्त किया है। यह एक है से 3 के सेट के एलिमेंट्स में से एक है। आइगन केट इसी तरह आप 2 ऑर्डर U2 प्राप्त करने के लिए आप U2 को E1 के टर्म्स में लिखेंगे। E2 माइनस आप में से अनुमान लगाते हैं और U1 के टर्म्स में 1, इसलिए आपके पास U1 E2 होंगे। आप E2 कंपोनेंट और को प्रोजेक्ट करने के लिए आप एक के प्रोजेक्शन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। आपको इसे नॉर्म से E2 माइनस U1 E2 U1 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब इसकी गणना करना बहुत आसान है। अब एक बार जब आप एक को या बल्कि एक के टर्म्स में जान लेते हैं तो आप यहाँ एक को ई के टर्म्स में लिख सकते हैं और फिर आपको 3 आइगन केट के बीच संबंध दिया जाता है। जब आप एक को दूसरे पर संचालित करते हैं तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आइए पहले देखते हैं कि क्या होगा। क्या होगा U1 E2 पर तो आप एक जैसा कि हमने अभी देखा है √2 से 1 है। E1 E2 के बाद से हमारे पास रियल कंपोनेंट है, हम इसे सीधे लिख सकते हैं। E3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ब्रा E होगा इस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के साथ और आपके पास है, आपको दिया गया है कि यह E1 पर E2 I बटा √2 है, तो यह कुछ और नहीं बल्कि I, ठीक है। तो फिर से यह U मैं इसे U2 के रूप में लिख सकता हूँ। मैं इसे E2 माइनस के रूप में लिख सकती हूँ। मेरे पास U1 E2 है, इसलिए मैं सिर्फ को U1 E2 के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगी। मुझे खेद है कि यह केट होना चाहिए, इसलिए मैं इसे इस तरह व्यक्त करूंगी क्योंकि मैं लिख रही हूँ यह एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो U1 E2 है, हमने इसकी गणना की है I, तो यह होगा I टाइम्स U1, ठीक है, से विभाजित मैं इस मात्रा के टर्म नॉर्म की गणना करूंगी जिसे मैंने अभी लिखा है E2 माइनस I U1, ठीक है। अब हम जानते हैं उसका मूल्यांकन करना बहुत आसान है। अब E2 पर E2 हम जानते हैं E2 की ब्रा और केट 2 है और U1 पर U1 सरल है, बस 1 माइनस 2
जब हम लिखते हैं तो हमारे पास आपके टर्म्स में यहाँ क्या होता है, यह ई एक होता है जो कि एक के अलावा और कुछ नहीं होता है, तो यह होगा 2 - 1, क्योंकि जब मैं नॉर्म्स लेती हूँ तो यह ई का स्क्वायर रूट होगा 1 स्क्वायर ई का नॉर्म्स। ठीक है, मुझे यहाँ लिखने दो, यह ई2 स्क्वायर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। U1 स्क्वायर का माइनस नॉर्म्स तो मैं और आप एक स्क्वायर कैसे लिखूंगा, और अंश में मेरे पास ई2 माइनस U1 है, आई रूट से 2 ई1 होगा। तो आपके लिए अंतिम उत्तर मैं इसको सरल कर सकती हूँ, इसे ई2 माइनस आई रूट से 2 U1, क्योंकि यह 2 - 1 है, आपके पास 1 है, इसलिए मुझे आइगन केट U2 केट 2 के लिए यही मिलता है, और केट 1 यह था U3 और कुछ नहीं बल्कि E3 और E3 और पर U1 का प्रोजेक्शन फिर से इसे गलत ठीक से माइनस किया। आपके पास E3 पर आप 2 का प्रोजेक्शन है U2, ठीक है, और इस पूरी चीज का आदर्श है E3 माइनस U1 E3 U1 माइनस U2 E3 प्रोजेक्शन ऑफ U2। ठीक है, अब फिर से हमें यह करना है कि हमें यहाँ क्या करना है पहले गणना करेंगे कि आप 1 और 3 क्या हैं, ठीक है, और तुम 2 और 3 तो बस याद करो। हमारे पास यह U2 है, तो पहले हम आपके लिए करेंगे, तो U1 E3 कुछ भी नहीं होगा, लेकिन U1 है 1 बटा रूट 2 E1 E3 है, और हमारे पास क्या है E1 E3 1 प्लस के रूप में आई, यह 1 - 2 है, ठीक है, और अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम U1 E3 U2 E3 के सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे आप 2 क्या थे, आप थे, यह मेरा है आप 2 टाइम्स E3, तो यह E2 पर E3 हमारे पास 2 के रूप में है, इसलिए 2 - आई रूट से 2, और E1 पर E3 1 है, करता है आई, ठीक है, तो यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस के रूप में लिख सकती हूँ, यह माइनस होगा आई, तो यह होगा प्लस आई, तो 2 + 1 रूट 2 से माइनस आई बटा रूट 2, तो यह U2 E3 के लिए मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो हम इसे लिखते हैं, तो यह होगा मेरे पास अब है, और फिर U2 E3 पर है, हमने गणना की है, और आप 2 E3 पर मैं इसे फिर से हाईलाइट करती हूँ, U2 E3 और U2 मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखने दें, क्योंकि यह एक्सप्रेशन होगा 2 + 1 बटा रूट 2 माइनस आई बटा रूट 2, यह हम एक्सप्रेशन पर U2 कुछ भी नहीं था, E2 माइनस आई बटा रूट 2 E1, ठीक है, तो हम इसे वैसे ही रख सकते हैं जैसे यह यहाँ है, या हम इसे अंत में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर यह अंत में सब्स्टिट्यूट करने के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यह एक्सप्रेशन लंबा है। तो अब मुझे यहाँ वापस आने दो, तो यहाँ हमने जो किया वह था E3 और U1 पर, तो इसने हमें 1 बटा रूट 2
1 प्लस आई दिया, ठीक है, और u 1 पर माइनस u2 e3। यह एक्सप्रेशन है मेरे पास 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस आई बटा रूट 2 टाइम्स u2। ठीक है, तो यह है डिनोमिनेटर हर इस न्यूमरेटर का नॉर्म होगा। ठीक है, और अब अन्य और सरलीकरण पर जब आप इसे और सरल करते हैं और उस नॉर्म का पता लगाते हैं जो आपको प्राप्त होता है, यह नॉर्म के रूप में सामने आता है। यह मुझे लिखने देता है को स्पष्ट रूप से इसे हल करना है। यह 2 रूट 2 माइनस 2 निकलेगा, तो यह है यह नॉर्म। ठीक है, आपको E3 पर E3 की गणना करनी होगी जो कि 4 सही के अलावा कुछ भी नहीं है। यह मुझे बस -2 या 2 और 2 1 देगा। ठीक है, यह मुझे 1 देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस पर एक गणना की है। यह 1 प्लस में रूट 2 पर है, यह स्क्वायर है और आप फिर से ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम जो प्राप्त करते हैं वह सिर्फ 1 का फैक्टर है और एक माइनस चिन्ह है। तो आपके पास इस फैक्टर के स्क्वायर के बाद का टर्म होगा जिसका परिणाम -5 माइनस 2 रूट 2 होगा। ठीक है, तो फिर से आप और सरल करते हैं और डिनोमिनेटर प्राप्त करते हैं ताकि अंतिम एक्सप्रेशन हो u3 के लिए e3 माइनस 1 बटा रूट 2 1 प्लस आई होगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट पर कर सकती हूँ, मैं u1 के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ और मेरा u1 क्या था, यह मेरा u2 है। यह मेरा u1 1 बटा रूट 2 e1 था, इसलिए मेरे पास 1 बटा रूट 2 e1 माइनस है। मेरे पास यह फैक्टर है 2, मेरा 2 प्लस 1 बटा रूट से 2 माइनस 1 बटा रूट 2 टाइम्स यह फैक्टर u2। क्या यह बड़ी एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले दिखाई थी? यह एक्सप्रेशन ठीक है, यानी e2 माइनस आई e1 रूट 2 पर यह पूरी चीज इस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई की जाती है जो 1 बटा 2 रूट 2 माइनस 2 है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से फिर से लिखूंगी। u3 है 1 बटा 2 रूट 2 माइनस 2 टाइम्स आपके पास होगा फैक्टर 1 बाय e3 माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस आई रूट 2 इंटू रूट 2। इसलिए हम इस पिछले स्टेप का सरलीकरण कर रहे हैं। यहाँ मुझे 2 मिलेंगे, तो मेरे पास 2 ठीक है e1 पर। तो यह पहले 2 टर्म्स है और दूसरा टर्म्स हम इसे रख सकते हैं क्योंकि इसको और सरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अंतिम टर्म होगा, मैं यहाँ लिखूंगा -2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस आई बटा रूट 2। हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, टाइम्स e2 माइनस आई बटा रूट 2 e1। तो ये 3 ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं। आइगन केट के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड किया गया है e1 e2 और e3। तो मुझे सब कुछ एक साथ रखने दो। तो यह मेरा e1 है, यह e2 है और यह e3 है। ठीक है, इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो आप e2 के टर्म्स में e1 u2 के टर्म्स में u1 प्राप्त करते हैं और e1 और u3 इसके टर्म्स में, ताकि आप की जांच कर सकें कि क्या ये इन 3 आइगन केट्स के 3 आइगन के ऑर्थोनॉर्मल सेट हैं। इसी तरह की समस्याएं इस ट्यूटोरियल
के अगले भाग में एक समान अभ्यास करेंगी तो यह अच्छा होगा। यदि आप इन समस्याओं को स्वयं आजमाते हैं तो आपको इन समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ये बहुत ही सरल हैं, उन्हें हल किया जा सकता है। आप किसी भी स्टेप्स को छोड़े बिना उन्हें उचित स्टेप्स में करने का प्रयास करें। शुरुआत में, बाद में जब आप इन समस्याओं पर हाथ रखते हैं तो आप उन कदमों को छोड़ सकते हैं जहां आप मानसिक रूप से काम कर सकते हैं। अगली कक्षा में शेष ट्यूटोरियल देखेंगे।